नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज की डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट टैंक्स को लेकर। इंडियन आर्मी की बात करें तो इंडियन आर्मी मेनली रशियन ओरिजिन T-90 और T-72 टैंक का इस्तेमाल करती है और इनकी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये था कि इनमें रात में फाइट करने के लिए नाइट विजन सिस्टम मौजूद नहीं था और लगभग 2016 तक हमारी मेन आर्म्ड कोर की लगभग 50% ऐसे टैंक मौजूद थे जिनके पास नाइट फाइटिंग कैपेबिलिटी मौजूद नहीं था। लेकिन इसके बाद काफी हद तक इसको मिनिमाइज किया गया था और अभी की बात करें तो अभी हमारे लगभग सभी T-90 और T-72 टैंक्स में ड्राइवर नाइट साइट को इंस्टॉल कर दिया गया है। अभी तक इन ड्राइवर नाइट साइट्स को भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के द्वारा मैन्युफैक्चर किया जा रहा था, लेकिन अभी पहली बार इनको MKU के द्वारा भी मैन्युफैक्चर किया जा सकता है, क्योंकि अभी DRDO की तरफ से इन नाइट साइट्स की टेक्नोलॉजी को MKU के साथ भी शेयर किया गया है। इन नाइट साइट्स की बात करें तो इनको DRDO की तरफ से डेवलप किया गया था और ये एक अनकूल्ड थर्मल इमेजर बेस्ड नाइट साइट थे जो कि लगभग 150 मीटर की डिस्टेंस तक रात में क्लियर विजिबिलिटी को प्रोवाइड कर सकते हैं। इन ड्राइवर नाइट साइट्स की बात करें तो इनको T-90 टैंक्स की इमेज इंटेंसिफायर बेस्ड साइट्स को रिप्लेस करने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि इनको काम करने के लिए थोड़ा बहुत एम्बिएंट लाइटिंग की जरूरत पड़ती है। लेकिन DRDO की तरफ से अभी डेवलप किए गए नए नाइट साइट की बात करें, नाइट विजन सिस्टम की बात करें तो यह डार्क नाइट में भी बिना किसी लाइटिंग सोर्स के क्लियर विजिबिलिटी को प्रोवाइड कर सकता है। अगला अपडेट बैरक्टर ड्रोन्स को लेके। आप सबने बात सुना होगा कि आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच हुई लड़ाई में अजरबैजान की जीत के पीछे बैरक्टर ड्रोन का काफी बड़ा हाथ था और ये एकदम से आर्मेनिया की आर्मर्ड यूनिट को और ग्राउंड फोर्सेस की कमर तोड़ के रख दिए थे, जिससे आर्मेनिया घुटने टेकने पर मजबूर हो गया था। और तब से पाकिस्तान की तरफ से और टर्की की तरफ से इसकी काफी तारीफ किया जाता है, क्योंकि उस दौरान बिना किसी लॉस के ही बैरक्टर ड्रोन ने इस जंग की हालात बदल दिए थे। और तब मैंने आपको बताया था कि भले ही आर्मेनिया के खिलाफ कारगर साबित हुआ था, लेकिन जरूरी नहीं कि भारत के अगेंस्ट में भी उतना ही कारगर साबित हो सकता है, क्योंकि आर्मेनिया की एयर डिफेंस सिस्टम इतना एडवांस नहीं था और उनकी सर्वेलेंस सिस्टम इतना एडवांस नहीं था। अब अभी रशिया और यूक्रेन के बीच चले लड़ाई के दौरान भी बैरक्टर ड्रोन को शामिल किया गया था और यूक्रेन अपनी सभी बैरक्टर ड्रोन को लड़ाई में इस्तेमाल कर रहा था। लेकिन मजे की बात तो ये है कि इस दौरान रशिया की तरफ से अभी तक 9 या उससे ज्यादा बैरक्टर ड्रोन को डिस्ट्रॉय करने का दावा किया जा चुका है और ये सभी लड़ाई शुरू होने के एक ही दिन के अंदर मार के गिराया गया है और ये लगभग यूक्रेन के बैरक्टर ड्रोन फ्लीट की लगभग 50% है। इंटरनेट पर इसकी कई टूटे फूटे इमेज भी सामने आ चुके हैं। तो अभी पाकिस्तान की तरफ से जो टर्की से इन ड्रोन्स को इस उम्मीद से हासिल करने की कोशिश किया जा रहा था कि आगे चल के ये भारत के खिलाफ उनको एडवांटेजेस दिला सकता है, तो अगेन यही कहा जा सकता है कि आपके साथ एक छोटा सा प्रैंक हुआ है, वो कैमरा की तरफ देख के थोड़ा हाथ हिला दीजिए। दरअसल बैरक्टर ड्रोन की बात करें तो ये एक स्टैंडर्ड ड्रोन है जिसमें कोई रूहानी ताकत नहीं है या इसमें तिलस्मी शक्तियां मौजूद नहीं है और ये बात अभी साबित हो गया है। और अगर रशिया इनको इतनी आसानी से मार के गिरा सकता है तो भारत भी इनको आसानी से मार के गिरा सकता है। अभी तो ये भी कहा जा रहा है कि आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच असल में जितने भी ड्रोन स्ट्राइक किए गए थे वो सभी के सभी इजरायली ओरिजिन हेरफ ड्रोन की मदद से किया गया था और सारा क्रेडिट बैरक्टर ड्रोन ने ले लिया था। अब अगर ये बात सच है तो पाकिस्तानियों को जरा इस बात पर गौर करनी चाहिए कि हेरफ ड्रोन का इस्तेमाल हम भी करते हैं। अगला अपडेट भी टैंक्स को लेके। ANI की तरफ से पब्लिश किए गए रिपोर्ट के मुताबिक गुरुवार को डिफेंस मिनिस्ट्री और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट को साइन किया गया था, जिसकी कीमत लगभग 1075 करोड़ की है। इसके अंदर भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड की तरफ से इंडियन आर्मी की T-90 मेन बैटल टैंक्स की कमांडर साइट को अपग्रेड करने का फैसला किया गया है। वर्तमान हमारे T-90 टैंक्स में जिन कमांडर साइट्स का इस्तेमाल किया जाता है उसमें इमेज कन्वर्टर ट्यूब बेस्ड नाइट विजन सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इसको अभी रिप्लेस करने के लिए BEL और DRDO की तरफ से जॉइंटली एक एडवांस मिड वेव थर्मल इमेजिंग साइट को डेवलप करने की कोशिश किया जा रहा था, जो कि वर्तमान की इमेज कन्वर्टर बेस्ड साइट को रिप्लेस करने वाला। अब यहाँ पर आप सभी को कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि पहले अपडेट में हम लोग जिस साइट की बात कर रहे थे वो ड्राइवर साइट था और अभी हम कमांडर साइट की बात कर रहे हैं। इन नई साइट्स की बात करें तो ये लगभग टारगेट्स को 8 किलोमीटर के डिस्टेंस पर डिटेक्ट कर सकता है और सिर्फ डे नहीं बल्कि नाइट कंडीशन में भी इसकी रेंज लगभग 8 किलोमीटर तक ही होने वाली है। इसके अलावा इसमें मौजूद लेजर रेंज फाइंडर की मदद से लगभग 5 किलोमीटर के डिस्टेंस पर एक्यूरेटली टारगेट की रेंज का पता लगाया जा सकता है।
बताया गया कि नए हार्डवेयर को इंस्टॉल करने के बाद कुछ सॉफ्टवेयर चेंजेस भी किए जाएंगे, जिसके बाद T-90 टैंक्स वर्तमान के मुकाबले काफी बेहतर तरीके से दुश्मन को लॉन्गर रेंज में डिटेक्ट और डिस्ट्रॉय कर सकते हैं और इससे इनकी एक्यूरेसी भी काफी हद तक बेहतर हो सकता है। अब ये जो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया था, इसमें लगभग 975 T-90 टैंक्स को अपग्रेड करने का फैसला किया गया है और इन सभी में अभी मॉडर्न कमांडर सेट को इंस्टॉल करने का फैसला किया गया है। अगला अपडेट पाकिस्तान की तरफ से। अब सबको पहले भी मैंने कई बार बताया था कि पाकिस्तान की तरफ से भले ही चाइनीज ओरिजिन इक्विपमेंट को खरीदा जाता है क्योंकि वो सस्ते में मिल जाते हैं, लेकिन हमेशा से ही इनकी क्वालिटी को लेके इश्यूज सामने आते हैं। पिछली बार जो इशू सामने आया था वो इनकी विंग लॉन्ग सीरीज की ड्रोन को लेकर था और तब बताया गया था कि हाल ही में डिलीवर किए गए चाइनीज ओरिजिन ड्रोन्स के मल्टीपल इशू सामने आ रहे थे, जिस वजह से इनको पाकिस्तान अभी तक ग्राउंडेड कंडीशन में रख रहा है। साथ ही उनकी LY-80 सिस्टम की भी काफी सारे इशूज सामने आ रहे थे। अभी इन इशूज के लिस्ट में एक और आइटम भी जुड़ने वाला है और आप सबको याद होगा कुछ महीने पहले चाइना की तरफ से पाकिस्तान को VT-4 मेन बैटल टैंक को डिलीवर किया गया था और इसके अलावा पाकिस्तान को चाइना की तरफ से नए आर्टिलरी गन्स को भी डिलीवर किया जा रहा था। लेकिन मजे की बात तो यह है कि डिलीवरी मिलने के बाद जब पाकिस्तान की तरफ से इन सिस्टम को टेस्ट किया गया तो ये पोस्ट डिलीवरी टेस्ट के दौरान खराब होने लगे थे। इसी महीने की शुरुआत में ही चाइनीज फर्म नरिनको की तरफ से पाकिस्तान को 203 mm की हेवी आर्टिलरी गन्स को सप्लाई किया गया था, लेकिन फायरिंग ट्रायल के दौरान इन सभी गन में दिक्कतें पाए गए थे। इसी वजह से अभी पाकिस्तान की तरफ से चाइनीज फर्म्स को नोटिस दिया गया था, वो इसकी एग्जैक्ट कॉज का पता लगाए और इन इश्यूज को फिक्स करने के साथ साथ अभी आगे चल के जितने भी डिलीवरी होने वाली है उन सभी में पहले से ही सामने आ रहे इशू को फिक्स करने के बाद पाकिस्तान को इन टैंक्स को और आर्टिलरी गन्स को डिलीवर करे। फिलहाल के लिए पहले बैच में पाकिस्तान को लगभग 54 मेन बैटल टैंक को डिलीवर किया गया था और अभी पता चला कि सेकेंड बैच में पाकिस्तान को लगभग 44 टैंक को डिलीवर करने का प्लान किया गया था, लेकिन अभी इन टेक्निकल इशू की वजह से इस सेकेंड बैच की डिलीवरी को अभी होल्ड पर रखा गया था और शायद अभी इसी साल के अक्टूबर तक इसको पोस्टपोन किया गया है। अगला अपडेट क्वांटम कम्युनिकेशन सिस्टम को लेके। इसके बारे में हमने पहले भी डिस्कशन किया था जब इसरो की तरफ से पहली क्वांटम कम्युनिकेशन सिस्टम की मदद से लगभग 300 मीटर के डिस्टेंस पे एक एक्सपेरिमेंट को सफलता के साथ कंप्लीट किया गया था। तब इसरो की तरफ से इसको एक गेम चेंजिंग टेक्नोलॉजी कहा गया था क्योंकि क्वांटम कम्युनिकेशन सिस्टम दुनिया की सबसे सेफ और हैक प्रूफ सिस्टम हो सकता है, जिसको स्पेशली टॉप सीक्रेट मिलिट्री एप्लीकेशन के लिए, स्पेस एप्लीकेशन के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। अब क्वांटम कम्युनिकेशन सिस्टम को क्वांटम एंटेंगलमेंट प्रिंसिपल को बेस करके डेवलप किया जाता है। अब क्वांटम फिजिक्स को समझना बहुत ही मुश्किल है, तो मैं आप सभी को एक छोटा सा और बहुत ही आसान एग्जाम्पल से इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। आप सभी ने देखा होगा निब्बा निबी को जैसे पता चल जाता है उनकी बाबू ने थाना था कि नहीं था, ठीक वैसे ही तो एंटेंगल्ड क्वांटम पार्टिकल को भी एक दूसरे में हुए छोटे छोटे बदलाव का पता चल जाता है। भले हम इन दो एंटेंगल्ड क्वांटम पार्टिकल को यूनिवर्स की दो अलग अलग साइड में रख दे, लेकिन अगर एक पार्टिकल में कुछ चेंज नोटिस किया जाएगा तो सेम चेंजेस को इंस्टेंटली सेकंड पार्टिकल में भी नोटिस किया जाएगा। ठीक वैसे ही भले ही निब्बा भुवनेश्वर में होगा और निब्बी कटक में होगा, लेकिन बाबू ने थाना था कि नहीं था ये दोनों को पता चल जाता है। और ये जो टेक्नोलॉजी है ये एक हैक प्रूफ टेक्नोलॉजी है। मतलब भले ही मम्मी चप्पल से मारे और पापा बेल से कुटाई कर दे, लेकिन जिस तरीके से इनको एक दूसरे का हाल पता चल जाता है और इनके बीच कोई भी डिस्टर्बेंस को क्रिएट नहीं कर सकता है, ठीक वैसे ही क्वांटम एंटेंगलमेंट या क्वांटम कम्युनिकेशन सिस्टम काम करता है। अब इसमें कोई भी फोर्स बाहर से इंटरफियर नहीं कर सकता है और अभी DRDO की तरफ से इसी टेक्नोलॉजी को टेस्ट किया चुका है और इस बार इसको अलग अलग सिटी में टेस्ट किया गया था और इस टेस्ट को अभी IIT दिल्ली और DRDO की तरफ से जॉइंटली कंडक्ट किया गया था। इसमें क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को लगभग 100 किलोमीटर के डिस्टेंस पर टेस्ट किया गया था और इस टेस्ट को अभी प्रयागराज और विंध्याचल के बीच कंडक्ट किया गया था, जिसमें लगभग 100 किलोमीटर के डिस्टेंस पर बिना किसी परेशानी के ही क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को एस्टेब्लिश किया गया था। अब आगे चल के इसको हमारे सभी मिलिट्री कम्युनिकेशन लिंक में या इसरो अपनी कम्युनिकेशन लिंक में इस्तेमाल कर सकता है। और अभी जो साइबर अटैक का खतरा बढ़ता जा रहा है या डाटा चोरी होने का खतरा बढ़ता जा रहा है, ये एकदम से उनको मिनिमाइज करने में हमको फ्यूचर में काफी मदद करने वाला है। अगला अपडेट भारत और श्रीलंका को लेके। अब श्रीलंका की बात करें, श्रीलंका अभी अपनी हिस्ट्री की सबसे खराब इकोनॉमिक कंडीशन के हालात से गुजर रहा है और चाइनीज डेब्ट ट्रैप की वजह से श्रीलंका लगभग गले तक अपने कर्जे में डूब चुका है। इसी बीच जब श्रीलंका की तरफ से चाइना से अपने लोन्स को चुकाने के लिए कुछ अल्टरनेटिव पेमेंट ऑप्शन का और टाइम मांगा गया था, तो सीधे तौर पर चाइना की तरफ से श्रीलंका से इनकार कर दिया गया था।
अब इसी बीच भारत की तरफ से श्रीलंका को हर मुमकिन मदद करने की कोशिश किया जा रहा है, जिसमें श्रीलंका और भारत के रिलेशन बेहतर होने के साथ साथ श्रीलंका से चाइनीज फुटप्रिंट्स को हटाने में भारत अभी एक एक कदम आगे जा रहा है। पहले तो भारत की तरफ से श्रीलंका को लगभग 2.5 बिलियन डॉलर की लोन दिया जा चुका है, जिसके साथ लगभग 40,000 मीट्रिक टन फ्यूल को भी भारत की तरफ से श्रीलंका को ऑफर किया गया था, जिससे श्रीलंका अपनी ऑयल और एनर्जी रिक्वायरमेंट को पूरा कर सके। और अभी भारत की तरफ से लगभग 1 बिलियन डॉलर की लाइन ऑफ क्रेडिट को भी श्रीलंका को ऑफर किया गया, जिसमें श्रीलंका अपनी जरूरतों के सामान को खरीद सकता है। इसी बीच श्रीलंका और भारत के बीच 3 अलग अलग डिफेंस डील को लेकर भी बातचीत किया जा रहा है, जिसमें एक नेवल फ्लोटिंग डॉक होने वाली, जिसको मेनली शिप्स को रिपेयर करने के लिए इस्तेमाल किया सकता है। और श्रीलंका अभी भारत से लगभग 2 डोनर एयरक्राफ्ट को भी खरीदने की कोशिश कर रहा है। और साथ ही श्रीलंका की तरफ से अभी अपनी एक लिएसन ऑफिसर को भी भारत के इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर में अपॉइंट करने का जिक्र किया गया है। और इन दोनों देशों की तरफ से अभी मैरिटाइम सिक्योरिटी को बेहतर करने के लिए बातचीत किया जा रहा है। अगला अपडेट तेजस की तरफ से। वायु एरोस्पेस एंड रिव्यू की तरफ से दिए गए कुछ इनपुट्स के मुताबिक कुछ दिन पहले एमबीडीए की एक डेलीगेशन टीम जो कि अभी भारत में आई हुई थी, उनके साथ हुई कुछ बातचीत के दौरान ये बात पता चला था कि तेजस में अभी एसराम मिसाइल को इंटीग्रेट करने की कोशिश किया जा रहा है। और इसके लिए अभी एमबीडीए और वीएल के बीच एक एग्रीमेंट को साइन किया गया था, जिसमें वो एसराम मिसाइल को अभी आगे चल के भारत में ही मैन्युफैक्चर करने की कोशिश करने वाले। अब इंडियन एयरफोर्स की जगुआर्स में पहले से एसराम मिसाइल को इंटीग्रेट किया जा चुका है और अभी वो इनको इंडियन एयरफोर्स की बाकी सभी जेट में इंटीग्रेट करने के लिए ऑफर करने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले इसको वो तेजस MK-1A एयरक्राफ्ट में स्टैंडर्ड मिसाइल के तौर पर ऑफर करने का प्लान कर रहे हैं। और अभी भारत में बनाए जाने वाले पहली एसराम मिसाइल की प्रोटोटाइप को इसी साल के अंदर ही टेस्ट करने का प्लान किया गया है। एसराम मिसाइल की बात करें तो इनको नेक्स्ट जनरेशन की क्लोज कॉम्बैट मिसाइल कहा जा सकता है, जिसमें सिर्फ इन्फ्रारेड सीकर के बदले इमेजिंग इन्फ्रारेड सीकर का इस्तेमाल किया जाता है, जिस वजह से ये नॉर्मल फ्लेयर से धोखा नहीं खाते हैं। साथ ही इस मिसाइल की रेंज भी लगभग 30 किलोमीटर तक है, जो कि लगभग 90 डिग्री का हाई ऑफबोर्ड साइड एंगेजमेंट कैपेबिलिटी देता है। और इसे आगे चल के तेजस MK-1A और सुखोई जैसे एयरक्राफ्ट में इंटीग्रेट करने के लिए अभी प्लान किया जा रहा है, जो कि आगे चल के सुखोई की R-73 मिसाइल का एक सप्लीमेंट हो सकता है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।